टॉपिक डालो। कल हम लोगों ने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पे न्यूमेरिकल किए थे 1D 2D। उसी में टॉपिक है, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो, it is the ratio of magnitude of relative velocity of separation. It is the ratio of magnitude of relative velocity of separation. Magnitude of relative velocity of separation after collision to the magnitude of relative velocity of approach before collision। कैसे बोल रहे हैं? ये रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये ई का फॉर्मूला सुनना बेटा। v1 माइनस v2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जब चीजें सेपरेट हो रही हो। और u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, जब वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? अप्रोच कर रही थी। सही है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। यार हमको लग रहा है v2 माइनस v1 था यहाँ पे, है ना? v2 माइनस v1। अब जब इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो वो बन जाएगा v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस। ठीक है, वो v2 माइनस v1 था। समझ गए? अब इसमें लिखो केस 1। रौनक देख लिए थे कोलिजन, समझ में आ गया था? देखो, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, केस 1 है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो E की वैल्यू 1 होगी। यहां अगर E 1 लिख दोगे, इसका मतलब v2 माइनस v1 किसके बराबर होगा? तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर। इसी का इस्तेमाल करके तो कल हम लोगों ने वो किया था, डेरिवेशन। ठीक है, दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। और inelastic collision, inelastic collision के लिए वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी। 0 से लेके 1 के बीच में। समझ गए? E 1 से छुट्टी। और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन,
तो E की वैल्यू 0 होगी, एकदम ही इलास्टिक है, चीजें चिपक गई 0। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक 0, इन इलास्टिक के लिए 0 से 1, इलास्टिक के लिए 1। एक और चीज होती है सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक, इसके लिए E की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है सुपर इलास्टिक पोजीशन से। समझ गए भैया? आओ सवाल देखो। हाँ बच्चा, सवाल क्या है? A ball is dropped to the ground from a height of 2 मीटर। एक गेंद को जो है 2 मीटर की हाइट से छोड़ा गया, ठीक है। The coefficient of restitution is 0.6 बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 दिया हुआ है। टू व्हाट हाइट विल द बॉल रिबाउंड, कितनी हाइट तक बॉल क्या करेगी, वापस रिबाउंड करेगी, हमें ये बताना है। सही है, आप लोग को बता दें, इस तरीके के केस में जब दो चीजों के बीच में कोलिजन ना हो रहा हो, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, बॉल और जमीन में जब कोलिजन हो रहा हो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2/v1, मतलब velocity after collision is equal to velocity before collision। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये h निकालना है। आओ समझ लो एक बार। ये बताओ, जब बॉडी ऊपर से, ये दो तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा के भी कर सकते हो या एनर्जी कंजर्वेशन से। किससे करवाते हैं? अभी अभी पढ़ो, ताजे ताजे एनर्जी कंजर्वेशन से कर लो। देखो ये बताओ, जब बॉल ए से बी आई तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? mgh is equal to half mv square। ये बात समझ में आ रही है? मास वास से कोई मतलब तो है नहीं अपना। पहले हाइट कितनी थी? g 10 ले लो, हाइट पहले कितनी थी? तो इक्वल टू हाफ वेलोसिटी v1 पता कर दो, जिससे वो टकरा देंगे। मतलब जस्ट टकराने से पहले की वेलोसिटी क्या होगी? तो ये आ गया 20 + 40 इज इक्वल टू v1, तो v1 आ गया 40। सही है। अब टकराएगी और टकराने के जस्ट बाद की, देखो v1 पता है हम लोग को, v1 को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो टकराने के जस्ट बाद की वेलोसिटी आ जाएगी v2। फ्रॉम v2/v1 इज इक्वल टू 0.6, v2 इज इक्वल टू 0.6 v1। जरा ये √40 की वैल्यू बोलो, चलो ये v2 हो जाएगा √40 रख। अब टकराने के बाद की वेलोसिटी v2 हो गई। अब यहां से जब ये यहां तक जाएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? अब की बार जब वो c से d जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2² इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh2। v2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 0.6 का स्क्वायर इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, g की जगह 10, h2 यहाँ से h2 हटा दीजिए। नहीं समझ में आया? लिखा क्वेश्चन बोल दे क्या? समझ गए? ये बड़ा रहेगा। देख, इसी रेस्टिट्यूशन पे ही क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा सवाल क्या है, लिखोगे सवाल क्या है, क्या आप डायग्राम बना देते हैं। A ball is dropped from a height small h। एक बॉल को जो है स्मॉल h हाइट से जो है छोड़ा गया। सही है। It rebounds from the ground a number of times। अब ये टकराई, टकरा के अब की बार
फिर इतनी हाइट तक गई, फिर अगली बार टकरा के वो इतनी हाइट तक गई, फिर टकरा के इतनी हाइट तक गई। तो ऐसे कई बार टकरा रही है, मगर टकरा यही रही है, ऐसे नहीं कि यहाँ यहाँ जा रही है। हमने बस इलस्ट्रेशन दिया है कि वेन टकराई, समझ गए। अब वो n टाइम्स टकराई है, मान लो, ठीक है, n टाइम्स। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। टू व्हाट हाइट डज इट गो आफ्टर nth रिबाउंडिंग, nth रिबाउंडिंग में वो कितनी ऊपर जाएगी, मतलब यहाँ पे वो कितनी ऊपर जाएगी ये पता करिए। इस हाइट को h मान लीजिए, n बार टकराने के बाद कितनी ऊपर जाएगी, समझ गए मेरी बात। अब जरा सुनो, ये बताओ जब आ रही थी तो मान लो कि v1 वेलोसिटी से आ रही थी, v0 वेलोसिटी से, पहली बार क्या आई v0 से, सुन रहे हो। टकरा के जब ऊपर गई तो कौन सी वेलोसिटी से गई, v1 वेलोसिटी से, फिर नीचे भी v1 से आएगी, फिर नीचे भी v1 से आई, और फिर टकराने के बाद जब ऊपर गई तो किस वेलोसिटी से गई, v2 वेलोसिटी से, फिर नीचे भी v2 वेलोसिटी से आएगी, और फिर इसी तरह करते 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 जब nth वेलोसिटी से जाएगी, मतलब जब nth बार नीचे आएगी, सोचो पहली बार में v0, दूसरी बार में v1, तीसरी बार में v2, चौथी बार में v3, तो nth बार में vn माइनस 1। सही, सबको आया कि नहीं आया समझ में, आए vn माइनस 1 ही होगा। फिर लेकिन टकरा के जब ऊपर जाएगी तो फिर वो vn हो जाएगा, एक और ज्यादा हो जाएगा। टकराने से पहले vn माइनस 1 और टकराने के बाद vn, नहीं पल्ले पड़ रहा है। हाँ, मतलब nth टाइम के बाद जब टकरा के नीचे आ रही होगी तो vn माइनस 1, और जब ऊपर गई अगली बार तो फिर vn हो जाएगा। अब हमको ये बताओ e का फॉर्मूला क्या होगा पहली बार जब टकरा के ऊपर गई होगी, v1 बाई v0, v0 से टकराई, v1 से ऊपर गई तो v1 बाई v0, और ये उतना ही होगा हाँ, और ये उतना ही होगा जितना v2 बाई v1 होगा, ये उतना ही होगा जितना v3 बाई v2 होगा, एंड सो ऑन। लास्ट बार में ऊपर गई थी vn से और नीचे टकराई थी जब कितनी थी, नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया। अब ये e कई बार e हो गए ना, अब यही वाला स्टेप समझना। e टू द पावर n का क्या मतलब होगा, बेटा सुन लो, e टू द पावर n का मतलब e इंटू e इंटू e इंटू e एंड सो ऑन n टाइम्स, ये e की पावर n हुआ। अब हम e को लिख दें v1 बाई v0 इंटू e को v2 बाई v1, फिर v3 बाई v2 एंड सो ऑन, लास्ट बार में vn बाई vn माइनस 1। सही है, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, क्या बचेगा ऊपर vn, नीचे क्या बचेगा vn बाई v0 e टू द पावर n आ गया। आगे देखो, सही है कि नहीं है। तो हमारे पास e टू द पावर n आ गया vn बाई v0। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, लास्ट बार में कितनी h ऊपर गई थी, हाइट निकालनी थी। सही है, देखो जब एक बार ऊपर से नीचे आएगी तो mgh किस में कन्वर्ट होगा, हाफ mv स्क्वायर में, या नीचे से ऊपर जाएगी तो हाफ mv स्क्वायर mgh में कन्वर्ट होगा। तो टेक्निकली सोचो तो v स्क्वायर 2gh, यानी कि v क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh, वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, दिमाग में एकदम घुसेड़ दो ये चीज। अब इसके बारे में सोचो, e टू द पावर n इक्वल टू इनिशियली जो वेलोसिटी रही होगी वो 2gh रही होगी, h इनिशियल हाइट,
nth सेकेंड में जब टकरा के ऊपर गई होगी तो वेलोसिटी होगी √2g बड़ा h, क्योंकि बड़ा h ऊपर गई थी। √2g कट गया, e टू द पावर n इज इक्वल टू √h अपॉन स्मॉल h। अब यहां से बड़े h की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निकाल दिखाएं। अरे दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2n इक्वल टू h बाई h, तो h इज इक्वल टू h e टू द पावर 2n। नहीं पता पड़ा कर लो। इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लिए, √h बाई स्मॉल h e टू द पावर 2n h बाई स्मॉल h, h की वैल्यू कितनी आ गई, h e टू द पावर, ये आंसर हो गया। नहीं समझ पाए? एक क्वेश्चन और कर दो इस पे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक लास्ट सवाल और कर दो डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो बेटा सवाल क्या है, a sphere of mass m moving with velocity u hits another stationary sphere of same mass। एक स्फीयर का मास है m, सही है, और ये u वेलोसिटी से जाके सेम मास के रेस्ट पे जो स्फीयर है उससे टकराता है। If e is the coefficient of restitution, अगर e है, what is the ratio of velocities of two spheres after collision? टकराने के बाद पहले वाले मास की वेलोसिटी होगी v1 और दूसरे वाले मास की वेलोसिटी होगी v2, तो बताओ v2 बाई v1 का रेशियो क्या होगा, e के टर्म्स में आएगा। सवाल समझ गया हो? टकराने से पहले ये रेस्ट पे था, इसकी वेलोसिटी थी u, दोनों के मासेस क्या थे m। टकराने के बाद वेलोसिटीज हो गई v1 और v2, तो बताओ v2 बाई v1 की वैल्यू क्या होगी e के टर्म्स में। बता दें ये कर लोगे? पहले तो हमको ये बताओ e का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u। तो e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन, इनिशियली u1 क्या था u और u2 क्या था, तो e का फॉर्मूला बन गया v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u, eu इक्वल्स टू v2 माइनस v1। इसको रख लो, काम देगा। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन चाहेंगे ना भाई, ये दोनों क्या इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम और एनर्जी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं हम लोग। mu प्लस 0 mv1 प्लस mv2, m कॉमन लेके काट दोगे तो u आ गया v1 प्लस v2। ये बात समझ में आ गई? v2 माइनस v1 है eu, v2 प्लस v1 है u, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v2 और v1 आ जाएगा। यहां से v2 की वैल्यू क्या आएगी, v1 प्लस eu, इसमें रख दो, v1 की जगह v1 लिखा, v2 की जगह क्या लिखा, v1 प्लस eu, तो u इज इक्वल टू 2v1 प्लस eu। तो u कॉमन आ गया, 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया v1 आ गया। इस v1 की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, या यहाँ रख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 1, पुट इन 1। v1 की जगह लिख रहे हैं u 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2 प्लस eu।
इक्वल टू V2 एलसीएम 2 U माइनस UE प्लस UE प्लस 2UE U प्लस UE बाई 2, U कॉमन आ गया 1 प्लस E बाई 2, ये V2 आ गया। अब V1 हमारे पास है U1 माइनस E बाई 2 और V2 है U1 प्लस E बाई 2, तो V2 बाई V1 क्या आएगा? इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस, ठीक है। तो V2 बाई V1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस। समझ गए सब लोग? देखिए भैया बढ़ रहे हैं। चलो देखो, सवाल है आइए देखिए बेटा, ब्लॉक सी के ऊपर ब्लॉक बी आइए सभी लोग सवाल देख लो एक बार। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन, दिखा होगा आप लोग को। द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है और यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, नॉर्मल सवाल। ब्लॉक बी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ सी एंड ब्लॉक ए स्लाइड्स फ्रॉम वर्टिकल। ये ऐसे ही ऐसे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यार फ्रिक्शनलेस बोला था, पुली फ्रिक्शनलेस है। ये पुली फ्रिक्शनलेस है, सरफेस पे फ्रिक्शन है, जो भी फ्रिक्शन आ गया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.2। म्यूएस की वैल्यू 0.2 दे रखी है, सरफेस में है फ्रिक्शन। एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या कि 1960 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है स्प्रिंग का। इफ द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 किलो, इसका मास है 2 किलो, फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास बताओ कितना होगा, और एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होगी, एनर्जी इन स्प्रिंग क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पूरा सिस्टम क्या है, रेस्ट पे। ठीक है, कैसे करोगे? आओ भाई ध्यान दो, हम क्या कह रहे हैं, टेंशन वेंशन लगा लो। देखो यहाँ पे एक तनाव होगा, यहाँ पे क्या होगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ये वाले का वेट नीचे की तरफ क्या होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा r। बोलो बात समझ आ गई? इसका वेट किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा mg। समझ गए? अब इक्वेशंस लगा के अपना काम कर भाई। देखो t किसके बराबर होगा, mg के, और इधर ये वाला t किसके बराबर होगा, f के। और f का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इनटू r। रख इसको, कर लो, ही बताए कर लो। देखिएगा है, हम क्या कह रहे थे बेटा,
देखो सबसे पहले तो ये वाला t किसके बराबर होगा, 2g, t इक्वल टू 2g के बराबर होगा, सही है। और यानी कि 20 न्यूटन आ गया ये। फिर इधर वाला t किसके बराबर होगा, f के, कोई मोशन तो हो नहीं रहा है, तो 20 इज इक्वल टू fs का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस दे रखा है 0.2, r किसके बराबर होगा, mg, तो ये आएगा कितना 100 इक्वल टू m, और g की जगह क्या लिख दिया 10, तो मास ऑफ a आ गया 10 किलो। ये तो आ गया होगा समझ में, सही है। अब इस तनाव की वजह से, बेटा सब लोग बोल रहे हैं, इस तनाव की वजह से या इस mg की वजह से, दोनों में से कोई एक की वजह से ये स्प्रिंग खींची होगी। समझ मेरी बात, या तो T की वजह से खींच लो इस स्प्रिंग को, या तो mg की वजह से खींच लो इस स्प्रिंग को। किससे खींचना चाहते हो, T से खींच लो। तो F इज इक्वल टू kx फॉर्मूला होता है ना, तो T इक्वल टू kx कर दिया हमने। तो T कितना है अपने पास 20, और K कितना है 1960, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 1/98 इज इक्वल टू x, मतलब 1/98 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया स्प्रिंग ने, ना के बराबर। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इन स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर, तो 1/2 k की जगह 1960 कर दिया, x की जगह 1/98 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, टेंशन ना दिया जाएगी। दो बात समझ आए कि नहीं है, चलो। तो 1/98 का मतलब 1/100 ही है भाई, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको 1/100 कह देंगे ना। तो 1/100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 98 into 10 की पावर -4। नहीं पल्ले पड़ा, चलो आइए ध्यान दीजिए बेटा, सवाल देखें कि नहीं देखें, देख लो सवाल क्या है। अब बेटा, a man cycles up a hill, एक आदमी हिल पे साइकिल चला रहा है, ऊपर जा रहा है, whose slope is 1/20। अच्छा, एक आदमी इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका स्लोप जो है 1/20 है, इसके साइन थीटा की वैल्यू 1/20 है। सुनो, 1/20 लिख दे, मतलब साइन थीटा 1/20, 1/5 लिख दे, साइन थीटा 1/5, ठीक है। A man cycles up a hill whose slope is 1/20 with a velocity of 6.4 km/h along the hill। कितनी वेलोसिटी से आदमी जा रहा है आगे, 6.4 km/h की रफ्तार से जा रहा है, बहुत धीमे धीमे जा रहा है। अच्छा, The weight of man and cycle is 98 kg। कितना वजन है आदमी का, 98 kg, मतलब वेट नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 98 g, सही है। What work per minute is he doing and find his horsepower। कितना वर्क पर मिनट कर रहा होगा ये बताइए, और पावर बताओ हॉर्स पावर में। सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है, कि हम समझा दें। आदमी जो है 6.4 km/h की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, समझ गए। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हमको ये बताओ, आदमी फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, भाई ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऊपर ही लगाएगा ना, क्यों पढ़े जी। ये mg है, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा
और इधर क्या होगा, तो आदमी, अब देखो आर जो है वो बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, मतलब वो आदमी ऐसे ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे ही जाएगा। अब भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यानी कि f किसके बराबर होगा, f जो है वो mg sin थीटा के बराबर होगा। समझ गए, नहीं समझे? तो f हम लोग निकाल लेते हैं, मास कितना था 98, g कितना होता है 10 होता है, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करोगे तो 49 न्यूटन का फोर्स लगा के आदमी ऊपर जा रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद हमको ये बताओ, वर्क डन पर मिनट, टेक्निकली वर्क डन अपॉन 60 सेकेंड हुआ, और वर्क डन पर यूनिट टाइम को ही तो पावर कहते हैं। वर्क डन पर सेकेंड को क्या कहा गया, पावर कहा गया। और पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कितना करोगे, फोर्स की जगह 49 लिखा, वेलोसिटी की जगह इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 6.4 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 60। ये जो पावर आएगी ये वाट में आएगी, और उसको 746 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगी, आ गया समझ में? बातें ना करो यार, तुम लोग बातें के लिए करते हो। अगला सवाल देखो, एक सवाल लिखो आप सब लोग, अच्छा सवाल बोले। अ बॉडी, बेटा, अ बॉडी ऑफ मास बड़ा M, अ बॉडी ऑफ मास बड़ा M is moved along a straight line by a machine. A body of mass बड़ा M is moved along a straight line by a machine. A body of mass बड़ा M is moved along a straight line by a machine delivering a constant power बड़ा P, delivering a constant power बड़ा P, ठीक है। Find the expression for distance moved by the body. Find the expression of distance moved by body in terms of, find the expression of distance moved by the body in terms of बड़ा M बड़ा P छोटा t, बड़ा M बड़ा P छोटा t। आओ सब लोग बोर्ड पे देखो, सवाल समझ गए हो? देखो बेटा, एक बॉडी पे कांस्टेंट पावर P लगाई जा रही है और बॉडी का मास क्या है M। सुना, तो t टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उस डिस्टेंस को mpt के टर्म्स में लिखना है, सही है। अब हमको पहले ये बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी या वर्क अपॉन टाइम सही आया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। इधर देखो बेटा, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt इनटू v, सही है। तो पावर इनटू dt इज इक्वल टू mv dv। बोलो यहां तक समझ आ गया, p dt इक्वल टू mv dv। क्या ये इंटीग्रेशन करने योग्य हो गया, इंटीग्रेट कर दो इसको। p कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किया dt का, dt का इंटीग्रेशन t और v का इंटीग्रेशन v²/2। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब इनिशियल टाइम में, मतलब जब टाइम क्या था, तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या थी, मतलब जब रेस्ट पे थी वो, कुछ टाइम बीतने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, अब लिमिट लगा दो,
t माइनस जीरो तो लिखोगे यहाँ पे, t माइनस जीरो क्या आएगा, t आएगा, और यहाँ v स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो वही आएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। पावर कहाँ गया, अच्छा ये पावर, ये पावर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। तो 2pt डिवाइडेड बाई m इक्वल टू v स्क्वायर आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली है ptm के टर्म्स में। अगर बोलता कि वेलोसिटी निकालो ptm के टर्म्स में तो वेलोसिटी आ गई। अब देखो बॉडी का मास तो चेंज होगा नहीं, पावर तो चेंज होगी नहीं, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर 1/2। एक आंसर ये भी बनता है। चार ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, बताओ वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड करेगी अगर कांस्टेंट पावर लग रही है तो। एक आंसर तो ये बन गया अपना। लेकिन अब यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2p/m √t। यहां से वेलोसिटी आ गया √2p/m/√t, और √t को क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2 में लिख दिया। √2p/m को कांस्टेंट किया, t की पावर 1/2। क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v स्क्वायर, ये dt धरा ले, √2p/m t की पावर 1/2 dt इक्वल टू क्या हो गया, dx। बोलो ये बात समझ आ गई। फिर से ये इंटीग्रेशन करने योग्य हो गया, मारो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन √2p/m t की पावर 1/2 dt इंटीग्रेशन dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएं कि ना लगाएं, 0 से x ही लगना है, छोड़ो। ये √2p/m कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt का कर दिया। क्या होता है इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का, t की पावर 3/2/3/2, पता है ना, पावर में एक जुड़ जाएगा और वही पावर क्या आ जाएगी नीचे, इक्वल टू x। तो ये बन गया 2/3 √2p/m t की पावर 3/2 इक्वल टू x। अब हम लोग का x जो है वो ptm के टर्म्स में आ गया, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर कितना हो गया, ये भी एक आंसर हो सकता है, एक ये है एक ये है। नहीं पल्ले पड़ा क्वेश्चन। देखो बेटा ये वाला सवाल करिए ट्राई आप लोग जरा। अ लोकोमोटिव ऑफ, अरे कोई गाड़ी है उसका मास क्या है m, starts moving so that its velocity varies as, velocity उसकी ऐसे वेरी कर रही है, α√s, अल्फा कांस्टेंट है और s डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लोकोमोटिव ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। क्या करना है हम लोग को, वर्क डन निकालना है इन t सेकेंड्स, वर्क डन निकालना है इन t सेकेंड्स। देखो सवाल समझेगा, एक लोकोमोटिव का मास है m, उसकी वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बताइए वर्क डन का वैल्यू t के टर्म्स में, ठीक है। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगेगा, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन के लिए क्या लगेगा dv/dt, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ av स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना बॉडी में, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन टाइम t। तो इतना सारा नाटक करना है,
W इक्वल टू एफ एस, एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एस के लिए एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लगता है कर पाओगे? बताएं। आओ देखो वर्क निकालना है भैया। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी दी है अल्फा रूट एस, ये समझ गए। फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बस एक चीज समझो जरा, ये जो वेलोसिटी है ये किसके टर्म्स में दी है, टाइम के टर्म्स में तो दी नहीं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे ds मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना। तो dv बाई ds अलग हो जाएगा और ds बाई dt क्या बन जाएगा, ds बाई dt v हो जाएगा, v dv बाई ds। समझ गए। तो a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv। यार ये तो इंटीग्रेशन पे चले गए, इतने नाटक की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादा नाटक हो गया था। अच्छा, a इज इक्वल टू, सब लोग समझिए यहाँ पे, d बाई डी टी, और v की जगह क्या लिखा, अल्फा रूट s। यहीं से समझ लो, अल्फा कांस्टेंट है बाहर उठा लिया, और d बाई डी टी ऑफ क्या करोगे, रूट s। रूट s का मतलब s की पावर 1/2। बताओ भैया डिफरेंशिएशन ऑफ s की पावर 1/2 क्या होगा। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आगे आएगी और पावर में एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो एक s का डिफरेंशिएशन भी होगा ds अपॉन dt। अगर बताया नहीं बात हमने, अगर आप लोग d बाई डी टी ऑफ t की पावर 1/2 करते तो पावर आगे आती, पावर में कम हो जाता, खत्म वहीं से। लेकिन अगर आप लोग d बाई डी टी ऑफ s की पावर 1/2 कर रहे हो तो s पावर आगे आएगी, पावर में एक कम होगा, और फिर s का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ds बाई dt। नहीं समझ पाए, पहले भी बता चुके हैं। तो a इज इक्वल टू अल्फा 1/2, s की पावर -1/2, नीचे आने क्या हो जाएगा, s की पावर 1/2, और ds बाई dt को क्या कहते हो, v। तो ये आ गया अल्फा बाई 2 रूट s, और वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, अल्फा रूट s, रूट s कट गया, ये आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 इज एक्सेलरेशन। नहीं पढ़ने पड़ा, एक्सेलरेशन आ गया, F इज इक्वल टू ma से फोर्स आ जाएगा, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू अल्फा स्क्वायर बाई 2, ये फोर्स आ गया। यहाँ तक सही है। अब फोर्स आ गया है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वर्क आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला, S इक्वल टू एक्सेलरेटेड मोशन के लिए s इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर, तो s आ गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अब अपने पास अपना काम खत्म। वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स इनटू, तो फोर्स m अल्फा स्क्वायर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। वर्क आ गया 1/8 m अल्फा स्क्वायर अल्फा t की पावर 4, सॉरी अल्फा पावर 4 टी स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला। वो तो समझ आया कि नहीं आया?